हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग साइंस को शून्य से शिखर की ओर ले चलते हैं। जैसा कि आरआरबी के तमाम आगामी परीक्षाएं जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी को देखते हुए एक बार फिर से हम लोग साइंस की ओर चलते हैं। और साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको फिर से शून्य से शिखर तक ले जाया जाएगा। और आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं। इसका नाम है मैटर यानी पदार्थ। तो जब चैप्टर का नाम ही पदार्थ है तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि पदार्थ क्या है, क्या होता है, इसका डेफिनेशन किस प्रकार दिया जाता है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यह एक डस्टर है, यह भी एक पदार्थ है। हम किसी चीज़ को, साइंस रटने का सब्जेक्ट नहीं है, उसको समझा जाएगा। आप जितना समझेंगे आपको उतना ही ज़्यादा समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। तो हम लोग पदार्थ को समझ रहे हैं, तो आपके सामने हम एक यह दिखा रहे हैं डस्टर। डस्टर यह भी एक क्या है, पदार्थ है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन कैसे देंगे? इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहते हैं। हम क्या बोले कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहते हैं। यह डस्टर किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। इसका पदार्थ क्या है? लकड़ी है। ठीक, तो हम क्या कहें कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी हुई है या जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ईंट हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, और आप अपने आसपास कुछ भी देख सकते हैं, जैसे बुक हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, तो रटना नहीं है, समझना है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, इसका एक डिफिनेशन और आप लोग दे सकते हैं। किस आधार पर? यह डिफिनेशन किस आधार पे है? सामग्री के आधार पर, किस सामग्री की बनी हुई है। दूसरा डिफिनेशन हम दे रहे हैं, जैसे यह वस्तु है, इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक, यह स्थान भी घेर रहा है। जब स्थान घेरेगा तो आयतन भी इसका कुछ होगा। ठीक, तो दूसरा डिफिनेशन हम दे रहे हैं द्रव्यमान के आधार पर, स्थान घेरने के आधार पर, आयतन के आधार पर। ठीक, आइए समझते हैं उसको भी, वह कौन सा डिफिनेशन है। यह वस्तु रखा हुआ है, इसका डिफिनेशन हम दूसरा कैसे दे सकते हैं कि वह वस्तु जो, ये क्या किया हुआ है,
स्थान घेरा है, जो स्थान घेरती है तथा इसका क्या कुछ न कुछ द्रव्यमान भी है, लिख सकते हैं, तथा जिसका या जिसमें जिसका कुछ द्रव्यमान भी होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अपनी भाषा में एकदम आप बना कर के भी लिख सकते हैं, बस आपको मेन फंडा इसके याद रहना चाहिए। पहला हमारा जो डेफिनेशन है, इसके सामग्री के आधार पर हम बताएं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन है, इसके स्थान घेरने और इसमें उपस्थित द्रव्यमान के आधार पर बताएं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। आशा करते हैं कि हमारा यह जो डेफिनेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तब पर भी, नहीं आया है तब पर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार समझाया जाएगा। मेरा लक्ष्य है कि हम जो आपको पढ़ाएं वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड डेफिनेशन में हम लोग देखें कि यहाँ एक वर्ड आया है द्रव्यमान, और हम बोले कि जब स्थान घेरेगा तो उसमें कुछ आयतन भी रहेगा, तो आयतन। आइए हम लोग समझते हैं कि यह द्रव्यमान क्या है और आयतन क्या है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसमें समझते हैं कि द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग द्रव्यमान को समझेंगे। द्रव्यमान क्या है? जैसे यह डस्टर ही है, तो द्रव्यमान को इस डस्टर को देखकर किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो द्रव्यमान कुछ नहीं है, यह होता क्या है कि वस्तु में पदार्थ की मात्रा को शो करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप को बताता है, या मात्रा को भी कह देंगे तो पर भी चलेगा। ठीक, बात को समझिए। यह एक डस्टर है, डस्टर है। इसका जो हम पदार्थ अगर पूछे, इसमें कुछ वजन भी होगा। यह एक डस्टर है, इसमें कुछ वजन भी होगा। मान ले रहे हैं कि इसका वजन 200 ग्राम है। ठीक, इसका वजन हम मान ले रहे हैं कितना है, 200 ग्राम है। अगर इस डस्टर के पदार्थ पूछें और द्रव्यमान पूछे तो दोनों में फ़र्क क्या है आप समझिए। पदार्थ हम अभी बताएं कि वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ, इस डस्टर का पदार्थ हो जाएगा लकड़ी, और द्रव्यमान हम आपको बता रहे हैं कि द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा को शो करता है कि वह लकड़ी कितनी है। हम बताएं कि इसका सपोज कर लिए कि इसका द्रव्यमान 200 है, 200 ग्राम है, तो यहाँ द्रव्यमान 200 ग्राम हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया ही होगा कि पदार्थ क्या है,
द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान कुछ नहीं है, वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। या आपने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिए कि वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप को बताता है कौन? द्रव्यमान। ठीक, शॉर्टकट अपने से बनाकर कुछ भी आप बोल सकते हैं, सेंटेंस आपका सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, कि द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप को बताता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आयतन। वॉल्यूम। आयतन क्या है? अब देखिए, आयतन कुछ नहीं, यह डस्टर है, यहाँ रखा हुआ है, यह कुछ न कुछ स्थान घेरा हुआ है। यह डस्टर है, इस पर रखा हुआ है, यह कुछ न कुछ स्थान घेरा हुआ है। कितना स्थान घेरा हुआ है? देखिए इतना। तो इसका डिफिनेशन हम यही दे सकते हैं कि वस्तु द्वारा घेरी गई स्थान की मात्रा को वस्तु का आयतन कहते हैं, या वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि वस्तु जितना स्थान घेरती है उसके माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक, जैसे एक टंकी है, एक टंकी में मान लीजिए जितना अधिक से अधिक पानी भरा जाएगा वही उसका आयतन होगा। ठीक, पानी भाई स्थान घेरेगा ना, वही चीज़, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। द्रव्यमान आपको बता दिए, द्रव्यमान कुछ नहीं है, वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, और वस्तु जितना स्थान घेरती है उसके माप को क्या बोलते हैं? वस्तु का आयतन। ठीक, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए, शॉर्टकट याद रखने के लिए, तो द्रव्यमान क्या बताता है? पदार्थ की मात्रा। बस इतना ही याद रखेंगे तब पर भी चलेगा, पदार्थ की मात्रा को बताता है। ठीक, आयतन क्या बताता है? घेरे गए स्थान की मात्रा को। ठीक, ये शॉर्टकट है, कभी भूलना नहीं। आशा करते हैं यह भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। स्टूडेंट्स, आप यह ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप जब तक अपना रिव्यू नहीं देंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हम आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक,
आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बेफालतू का समय इस तरह से बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आप ज़रूर बताएंगे, हम अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे ज़रूर। तो चलते हैं, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है पदार्थ के भौतिक गुण। तो स्टूडेंट्स, हमारा अब हेडिंग है पदार्थ के भौतिक गुण। हर किसी के गुण हैं, आप हैं तो आपका भी कुछ एक गुण होगा, आप अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, तो ये सब चीज़ें आपका क्या है, गुण है। उसी प्रकार जब हम पदार्थ पढ़ा रहे हैं तो पदार्थ के भी कुछ गुण हैं। आइए समझते हैं कि पदार्थ के क्या क्या गुण हैं। तो हमारा हेडिंग है पदार्थ के भौतिक गुण, यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या बताएं हम? पहला पॉइंट कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के भौतिक गुण में पहला पॉइंट है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आप कहेंगे हम कैसे माने, आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसका प्रूफ कर बताते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आप देखे होंगे जो ब्लैक बोर्ड पर पहले हम लोग लिखते थे चाक से, चाक, जब चाक को देखेंगे तो एक प्रकार मान लीजिए चाक जब है तो वो सॉलिड था, जैसे ही उसको लिख के डस्टर से उसको इरेज करते थे तो चाक के जो छोटे छोटे बुरादे हैं वो इधर उधर गिरने लगते थे। ठीक, इससे यह प्रदर्शित हुआ कि जो चाक के अत्यंत सूक्ष्म कण हैं उनको एक जगह मिला दिया जाए तो वो चाक बन गया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? चाक। चाक से आपको मालूम चला कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। दूसरा एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने लेते हैं बूंदी वाले लड्डू। बूंदी वाले लड्डू को जब आप तोड़ देंगे तो देखेंगे कि बूंदी ऐसे छोटा 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 अलग मिल जाएगा, और वही जब उसको कंबाइन करके रखते हैं तो एक बड़ा सा लड्डू मिल जाता है, वो जो कि एक दूसरे में बंधा होता है पूरा। ठीक है, इसको तोड़ के जब देखेंगे तो ये जो पार्टिकल हैं अलग अलग हो जाएंगे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आइए इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, पहला हुआ पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या हम बताएं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं।
इसका भी कुछ प्रूफ देखा जाए हम लोग कि कैसे जानेंगे क्या सही है। इसके लिए हम एक गिलास लेते हैं। एक गिलास लिए और इसमें ऑलरेडी पानी पहले से भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? पानी। इसमें हम क्या किए, थोड़ा सा चीनी मिला दिए। क्या मिला दिए? चीनी मिला दिए। आप देखिए कि थोड़ी ही देर में चीनी इसमें क्या है, घुल गया, लेकिन इस गिलास में पानी का जो स्तर है वो ऊपर नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? देखिए, जो ये गिलास है, ये पानी के अणु जो हैं उनके बीच में जगह रहा होगा, तभी तो चीनी के कण आके इसमें आसानी से अपना स्थान ग्रहण कर लिए। अगर इसमें जगह नहीं रहता तो ये उसके ऊपर बैठते हैं, जिससे कि जल का स्तर हमारा कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इस बात से यह पता चला कि प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान होते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीधी सीधी समझ करके पढ़ेंगे, कुछ टफ नहीं लगेगा। हम कुछ नहीं बताएं, हम क्या बताएं, एक पदार्थ बताएं, इसको बताएं कि यह पहला पॉइंट इसका भौतिक गुण बताएं कि यह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जब कण के बीच कणों से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उन कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए। तीसरा पॉइंट आते हैं, समझते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है जो इत्र की खुशबू, जैसे इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों फैलती है? जो इत्र के कण हैं वो गतिशील कर रहे हैं, तब तो पूरे कमरे में फैल जा रहे हैं। इत्र की खुशबू या अगरबत्ती अगरबत्ती की खुशबू, यह भी पूरे कमरे में फैल जा रहा है। अगरबत्ती की खुशबू भी पूरे कमरे में फैल जा रहा है। इसका मतलब क्या है? उसके जो कण हैं वो गतिशील हैं, तब तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहे हैं, इससे उसकी महक हमारे तक पहुंच रही है। ठीक, तो स्टूडेंट, तीसरे पॉइंट तक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया। इसमें एक अगला पॉइंट और है, उसको भी हम लोग समझते हैं क्या है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अगला चौथा पॉइंट क्या है?
तीसरा तो हम लोग बता ही दिए, तीसरा बता गया है। चौथा देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है इसका, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको कैसे समझें, आप देखे हैं रबड़ को जो हम ऐसे करके खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वो अपने पूर्वावस्था में क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके कण एक दूसरे को विपरीत दिशा में आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट यही है हमारा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, रबर को खींचना, रबर को खींचकर छोड़ना। ठीक, जैसे ये रबड़ है, इसके कुछ कण हैं, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है। जब आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर खींचा जाएगा ये। तो इससे प्रदर्शित होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक जितना हम आपको बता चुके, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब तक पिछला हम जितना आप लोगों को बताए हैं उसके आधार पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आइए हम लोग चेक करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। गिलास में पानी और चीनी वाला एग्जाम्पल दिए थे। पानी प्लस चीनी वाला एग्जाम्पल दिए थे, इससे हमारा प्रदर्शित हुआ कि उनके बीच रिक्त स्थान होता है। यह बात सही है, लेकिन आपसे गलत पूछा है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसमें भी रबर वाला उदाहरण दिए थे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, पदार्थ बहुत छोटे छोटे, यह भी सही है। पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। बूंदी की लड्डू वाला उदाहरण दिए थे, चाक वाला उदाहरण दिए थे, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। तो यह भी सही है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, नहीं। इत्र और अगरबत्ती वाला हम उदाहरण दिए थे कि उसकी महक एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाती है, जब उसके कण गतिशील होंगे, वह स्थिर नहीं होंगे। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि आपसे गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि अब तक जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं और लेक्चर जो बताएं, वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल रेलवे मैथ
139 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों, सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर अगले वीडियो में, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में पूरी साइंस को हम धुआं कर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।